हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है, हम सब जानते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, टैरिफ्स, अर्निंग्स, ये सब का इम्पैक्ट जो है हमारे बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा और दशा, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर सौरभ मुखर्जिया इज फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय टाइम। थैंक यू गीतू जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सरोज जी, पहले हम बात करते हैं 2025 की। अगर देखें तो इस साल ने हमको एक चीज तो स्पष्ट रूप से दिखा दी है कि अनसर्टेनिटी कैन हिट यू एनी टाइम और एनी डे। बहुत ही उथल पुथल इस साल में अभी तक हम देख चुके हैं, और इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट्स पे भी देखा है। करंट सिनेरियो में जहां मार्केट्स में अब थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद फिर से एक करेक्शन देखने को मिल रही है और अर्निंग्स का सीजन भी ऑन है, आपको बाजार की दिशा यहाँ से कहाँ दिखती देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया में सिचुएशन काफ़ी चिंताजनक है। और मार्सलस के सभी क्लाइंट्स को मैं लास्ट एक साल में बोल चुका हूँ कि डाइवर्सिफाई करें आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में सिचुएशन चिंताजनक है तीन वजह से गीतू जी। पहला तो इकोनॉमी काफ़ी बड़े डाउनटर्न में घुस चुका है। वी आर नाउ 6 क्वार्टर्स इन, 6 क्वार्टर हो गए हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है। अर्निंग्स ग्रोथ 1.5 साल पहले निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ होती थी 20-22% के आसपास। वो आंकड़ा अभी आ पहुंचा है 4-5% में, और मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है कि नेक्स्ट एक साल में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ में कुछ सुधार देखने को मिलेगी। ये पहली चिंताजनक सिचुएशन है। दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशंस, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप वैल्यूएशंस, आसमान में है। उनका कुछ रियलिटी के साथ अधिक ताल्लुक रहा नहीं। स्मॉल एंड मिड कैप स्पेसिफिकली। लार्ज कैप में वैल्यूएशंस थोड़े ऊंचे ऊपर ऊपर की तरफ है, बट फिर भी पैलेटेबल है। स्मॉल एंड मिड कैप फैंटास्टिक वैल्यूएशन सिनारियो बन गया है। काफ़ी खतरा है उस वहाँ पे मेरे ख्याल से। और है? तीसरी जो हालत बन रही है कि जो एआई का प्रहार आ रहा है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रहार आ रहा है, वो इंडियन मिडिल क्लास के लिए काफ़ी भारी प्रूव हो रहा है। आईटी सर्विसेज में जॉब्स जा रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब्स जाने वाली है मेरे ख्याल से। मीडिया में, आई थिंक मीडिया में भी एआई का असर रहेगा। अब आई थिंक काफ़ी कॉमन बात होगी कि दोस्त रिश्तेदार जो आईटी में या बैंकिंग में या मीडिया में है, उनकी जॉब जा रही है। सो इंडियन मिडिल क्लास की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो सेक्टर्स इंडियन मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी थी, स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, रोजगार का सोर्स था, आई थिंक वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है। एंड उसका असर कंजम्पशन पे कुछ हद तक आया है, बट मेरे ख्याल से और भारी पैमाने पे आने वाले क्वार्टर्स में हम इसका असर देखेंगे। तो ये तीन चीज़ों की वजह से मेरी जो सलाह है मेरे क्लाइंट्स को कि इंडिया से डाइवर्सिफाई करें। 3 साल पहले हमने यूएस मार्केट में निवेश करना शुरू किया, वहाँ पे एक पीएमएस शुरू किया। यूएस स्मॉल एंड मिड कैप, यूरोपियन स्मॉल एंड मिड कैप पे हमारी उस पीएमएस की फोकस है। जिस प्रकार से जो जो निवेश की शैली इंडिया में अप्लाई है, वही शैली से यूएस में इन्वेस्ट किए हैं। और कमाल की बात गीतू जी ये है कि यूएस स्मॉल एंड मिड कैप में अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया के मुकाबले डबल है। यूएस स्मॉल एंड मिड कैप में इंडिया के मुकाबले अर्निंग्स ग्रोथ डबल है और वैल्यूएशंस आधे हैं। राइट। सो सो इंडिया में ऐसा माहौल बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि अर्निंग्स ग्रोथ इतनी धीमी पड़ गई है। 4-5-6% में अर्निंग्स ग्रोथ चल रहा है बाजार का, और वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप में 30-40-50 के आसपास है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर आपके दर्शक सलाह मांग रहे हैं, उनको कोई इच्छा है जानने की मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना आधा पैसा इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप से निकाल लिया है और यूएस स्मॉल एंड मिड कैप में डाल दिया है, और मेरी क्लाइंट्स को भी सलाह वही है। सौरभ सर, कंसर्न तो बहुत बड़ा आपने अभी रेस किया है, पर इसको देखते हुए आपको लगता है कि आरबीआई को पहले ही इसकी भनक लग गई थी कि डिमांड इज गोइंग नॉट गोइंग हाँ टू जी। हाँ जी, तो आरबीआई यू नो बिल्कुल ठीक ग्रो? चीज़ कर रहा है। आई थिंक आरबीआई ने जी रेट्स कट किया, मेरे ख्याल से और रेट कटिंग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है और रेट कटिंग आरबीआई डिलीवर भी करेगी। राइट। बट चैलेंज ये हो रहा है कि माहौल ऐसा बन गया है कि रेट कट से मेरे ख्याल से उतना कुछ कुछ हो इकोनॉमी नहीं को, बिकॉज ऑलरेडी हाउस होल्ड डेट, हाउस होल्ड्स का रहा। जो कर्जा है वो काफ़ी हाई लेवल पे, आरबीआई के डेटा से दिखता है कि हाउस होल्ड डेट इज एट अ एडवांस्ड लेवल। सो करीबन 1 in 10 हाउस होल्ड्स तो जो कहते हैं डेट ट्रैप में आ गए हैं। मैं मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा। 1 in 10 मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स डेट ट्रैप में आ गए। हमने एक सर्वे की थी फरवरी मार्च में। वी सर्वेड 450 एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स जिनकी कमाई नॉर्मल मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के कमाई से 3 गुना है।
और उस एफ्लुएंट स्ट्राटा में भी दिख रहा है गीतू जी कि 1 in 10 हाउस होल्ड आर स्ट्रगलिंग विद डेट रीपेमेंट। बट ये भी दिख रहा है कि 1 in 4 ने भारी कर्जा उठाया है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, सारा का सारा फुल हाउस ले लिया है। और अगर आप फुल हाउस ले लेते हो तो आपका ब्याज, वेटेड एवरेज ब्याज आता है 10-11-12%। और पे राइज 10-11-12 पाने की कोई उम्मीद आज के डेट में है नहीं। सो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा डेट ग्रो कर रहा है फास्टर देन लोगों की कमाई। सो इतना बड़ा डेट पाइल बन गया है कि ऐसे माहौल में आरबीआई अगर रेट कट्स करे भी तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भयंकर इंस्टेंट फायदा होगा। आई थिंक जो कोविड के बाद जो इंडियन इकोनॉमी के 3 अच्छे साल थे, रिवेंज जी। स्पेंडिंग के बदौलत, सरकारी कैपेक्स के बदौलत, वो सिक्लिकल बूम अब सिक्लिकल डाउनटर्न बन गया है। ओके। 5-6 क्वार्टर हो चुके हैं डाउनटर्न के, मेरे ख्याल से वी स्टिल लुकिंग एट 3-4 क्वार्टर कम से कम ऑफ दिस अर्निंग्स डाउनटर्न। आरबीआई के रेट कट्स नॉटविथस्टैंडिंग मेरे ख्याल से नई दिल्ली से भी अच्छी खबर आएगी पॉलिसी 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 स्टिमुलस की। ओके। जीएसटी कट्स, फ्यूल प्राइस कट्स, आई थिंक ये सब कुछ दिखेगा। आई थिंक दोनों तरफ से, बॉम्बे और दिल्ली से पूरी कोशिश की जाएगी इकोनॉमी को लिफ्ट करने का। बट सिचुएशन इतना संगीन है, जॉब्स का माहौल, डेट का माहौल और वेज ग्रोथ का माहौल इतना डिफिकल्ट है, आई डोंट थिंक इसका कुछ सरल समाधान इस साल मिलेगा। तो क्या हम ये समझे कि जो अच्छा समय था बाजारों का वो अब खत्म हो चुका है, और बाजार देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमेगा देखिए बाजार फॉर अ कभी लॉन्गर सीधे टाइम? लकीर में तो ऊपर जी। जाता है नहीं। तो जी। जो जो लोग बाजार में प्रवेश किए हैं लास्ट 4 साल में, और हम्म। जिन्होंने लास्ट 5 साल में, अप्रैल 2020 में बुल रन शुरू हुआ था, तो जिन हम्म। लोगों ने 5 साल में मोटा मोटी सीधी लकीर देखी है, उनके लिए ये पहली परीक्षा होगी। मेरे हम्म। ख्याल से काफ़ी कठिन परीक्षा होगी, हर एक जनरेशन के लिए होती है, राइट। हम्म। जब जब मैं 20s में था मैंने भी ये परीक्षा झेली। अब जो आज के युवा निवेशक हैं उनके लिए भी एक परीक्षा आ रही है। एंड इस परीक्षा में, जैसा किसी भी परीक्षा में होता है, मोस्ट लोग पास हो जाएंगे, कुछ लोग मेरे ख्याल से इस परीक्षा में फेल होंगे। सो हम्म। सो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैन फ्रॉम द बॉयज सेपरेट होंगे, वुमेन फ्रॉम द गर्ल्स सेपरेट होंगे। बट कोई भी बाजार सीधे लकीर से तो ऊपर जाती नहीं है। आई थिंक एक 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 ऑसिलेशन रहता है, एंड आई थिंक हम्म। बाजार का डाउनवर्ड ऑसिलेशन आ गया है। हम्म। अगर हम 3-5 साल का अरसा ले तो इंडियन मार्केट बेशक ऊपर जाएगी, बट आई थिंक वे लुकिंग एट अ few quarters where the market goes south, given that अर्निंग्स ग्रोथ है नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं सिस्टम के अंदर, और वैल्यूएशंस पंची है। तो दिक्कत कहाँ पे है? मिडिल क्लास को लेके दिक्कत है, अर्बन कंजम्पशन को लेके ज्यादा दिक्कत है, हाँ जी, सो रिजर्वेशन मैं रूरल? सरल तरीके से, जितना सरल तरीके से समझा सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर हम इंडिया का इनकम टैक्स डेटा देखें गीतू जी, 5 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले, 5 लाख पर आनम से 1 करोड़ पर आनम कमाने वाले, इन भारत के इनकम टैक्स डेटा के मुताबिक केवल 4 करोड़ फैमिली है, 4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स हैं। ये 4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स हिंदुस्तान का करीबन 75% इनकम टैक्स भरती है, और करीबन आधा आधा जीएसटी भी भरती है। तो ये लोग, इनकी गिनती छोटी है, 4 करोड़ है केवल। रिमेंबर, 64 करोड़ वोटर है हिंदुस्तान में, 64 करोड़ वोटर है, उसके मुकाबले लगता है कि ये 4 करोड़, इनमें क्या खास है, तो इनकम टैक्स मिडिल क्लास है इनकम टैक्स देने वाले। लेकिन मेरी जो समझ है हिंदुस्तान की, ये 4 करोड़ लोग ही इंडिया की इकोनॉमी को संभालते हैं, क्योंकि हर एक, इन 4 करोड़ लोगों के एक एक इंसान के बदौलत 5 और लोगों को जॉब मिलती है। और अगर सिंपल लेवल पे देखें तो घर का ड्राइवर, घर की कुक, क्लीनर, प्लस जो आपके घर में सामान, क्विक कॉमर्स का डिलीवरी कर रहा है, रेस्टोरेंट का डिलीवरी कर रहा है, जब आप एयरपोर्ट में जा रहे हो, जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं होटल में, एयरपोर्ट में, तो ये 4 करोड़ लोगों के बदौलत और 20 करोड़ लोगों को आमदनी मिलती है। दिस 20+4, 24-25 करोड़ इंडिया में लोगों को रोजगार है, ये रेगुलर रोजगार में है, बाकी लोग एग्रीकल्चर में जुझे हुए हैं। तो इंडिया में हुआ क्या है, ये जो 4 करोड़ की आबादी है, इनकी गिनती घट रही है। इनकी गिनती घट रही है बिकॉज ये जो इस प्रकार का रोजगार करते हैं, जैसे कि आपके कोलीग्स, आपके स्टूडियो में जो बैठे हैं, मेरे ऑफिस में जो मेरे कोलीग्स बैठे हैं, जो हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव के आईटी के विशाल कंपनीज में बैठे हैं, ये 4 करोड़ लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, इनकी गिनती घट रही है। कैसे मताम को घट रही है? इन्फोएज नाम की दिल्ली में एक कंपनी है, उसमें हमारा जी। निवेश भी है।
हम्म, उन लोगों का एक नौकरी डॉट कॉम नाम का सब्सिडरी है। नौकरी डॉट कॉम जी इंडिया का सबसे बड़ा जॉब्स एम्प्लॉयमेंट क्लासिफाइड्स प्रोवाइडर है। जैसे मार्सलस की जो एचआर है, मंथली सब्सक्रिप्शन देती है, तो नौकरी हमको सीवीज भेजती है जिस प्रकार के सीवीज हमको चाहिए। तो जी उनका एक मंथली इंडेक्स रहता है, जॉब स्पीक इंडेक्स बोल के। वो एक वाइट कॉलर जॉब्स का एक अच्छा सा अनुमान आपको मिल जाता है नौकरी के जॉब स्पीक इंडेक्स से। तो अगर मैं इंडेक्स को देखे 2008 तो 2008 से लेके 2022, राइट, 14 साल का अरसा, ये इंडेक्स 8% से ग्रो किया। कमाल का परफॉर्मेंस, राइट। 8% से वाइट कॉलर जॉब्स की गिनती बढ़ी। रिमेंबर, अगर ये वाइट कॉलर जॉब्स में 8% से बढ़ रहा है, उसका मतलब जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, कुक, ड्राइवर, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, उन सबको सहारा मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पे भी जॉब्स बन रहे हैं। लेकिन 2022 से 2025 जॉब स्पीक इंडेक्स का अगर देखें, हर साल 4% की गिरावट रही है। मतलब वाइट कॉलर जॉब्स गिर रहे हैं हर साल 4% से, राइट, बिकॉज एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, वो फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो। सो नॉट ओनली वाइट कॉलर जॉब्स घट रहे हैं, इसका जो पूरा सपोर्ट इकोसिस्टम है वो भी धीमा पड़ रहा है। सो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। एंड इसके साथ आई थिंक हमको जूझना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एडजस्टमेंट करेगी इंडिया, हमारे देश के लोग हार्ड वर्किंग है, एंटरप्राइजिंग है, एडजस्टमेंट करेगी, बट टाइम लगेगा इस एडजस्टमेंट को होने में। तो आपने कहा कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूर ही हैं, आपने वहां से अपना शिफ्ट किया है, बट लार्ज कैप्स मोस्टली आपको अभी भी अच्छे लगते हैं हाँ बिकॉज जी, वहां लार्ज पे। कैप। हाँ जी, लार्ज कैप में वैल्यू दिख रही है, एक्सेप्ट पीएसयू। पीएसयू से मैं दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे समझ ओके नहीं आता सरकार की प्रायोरिटीज और हमारे प्रायोरिटीज में। आई थिंक एक फ़र्क है निवेशकों के गोल्स और एक नेचुरल फ़र्क है भारत सरकार के जो गोल्स हैं और निवेशक के जो गोल्स हैं। और दूसरा, हम दूर रहते हैं उन कंपनीज से जो सेक्टर्स लाइक मेटल्स एंड माइनिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज वहाँ पे सरकारी परमिट्स की अहमियत बहुत होती है, तो उन सेक्टर से हम दूर रहते हैं। बट अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ सुथरे सेक्टर्स देखें, राइट, जैसे कि अगर हम रिटेल में देखें, ट्रेंट में हम काफ़ी सालों से निवेशक बैठे हैं। टाटा कंज्यूमर में काफ़ी सालों से निवेशक हैं, राइट। अगर एशियन पेंट्स में बहुत सालों से निवेश है, करीबन 8 साल 9 साल हो गए एशियन पेंट्स में हमारा निवेश है। थैंक्स टू बिरला ओपस हमको एशियन पेंट्स का स्टॉक सस्ते पे भी मिल रहा है, तो और ख़रीद रहे हैं हम लोग। सिमिलरली पीडिलाइट में बहुत सालों का निवेश है। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, राइट। सो इन सब स्टॉक्स में मार्सेलस का भारी निवेश है। यहाँ पे मेरे को उतनी चिंता नहीं हो रही, अर्निंग्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। आई एम नॉट सेइंग सस्ते हैं, सस्ता तो इंडिया में कुछ भी नहीं है। सस्ता तो कुछ भी नहीं है, बट दे आर इन दैट स्ट्राटा वेयर अर्निंग्स ग्रोथ जिस प्रकार की विजिबिलिटी है, उदाहरण के तौर पे जी। HDFC बैंक का जिस प्रकार पे हमको अर्निंग विजिबिलिटी मिल रहा है, उसके मुकाबले वैल्यूएशन हमें उतना 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 डिफिकल्ट टू स्टमक नहीं लग रहा है। सो लार्ज कैप क्वालिटी में, राइट, क्वालिटी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 5 साल। स्पेशली कोविड के बाद इंडिया में क्वालिटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ सिकुड़ जाता है, जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ सिकुड़ जाती है, क्वालिटी यूजुअली इंडिया में वापस आती है। तो अगर आप उदाहरण के तौर पे याद करें, वो वाला माहौल जब दीवान हाउसिंग, जी IL&FS, यस बैंक, सबको एक साथ दिक्कत हुई थी, उसके बाद 3 साल क्वालिटी खूब चला था, बिकॉज वो फाइनेंशियल दिक्कतों के बाद इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल टाइटनेस आ गई थी, पैसा डिफिकल्ट टू एक्सेस हो गया था, और उसमें क्वालिटी अच्छी चली थी। मुझे लग रहा है वैसा माहौल वापस आ गया है जहाँ पे क्वालिटी अच्छा पर प्रदर्शन देगा, और जिसको क्लासिकल वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू मतलब सस्ता, सस्ता स्टॉक्स जिनका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा कोविड के बाद, वो आई थिंक थोड़ा बैक सीट लेंगे अब। सर, अगर हम बीएफएसआई सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे हाँ कुछ जी। ही दिग्गज बैंक है जिनके नतीजे काफी अच्छे रहे और स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी जो एनपीएस की दिक्कत है, जैसे कि आपने हमको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि मिडिल क्लास इज सफरिंग, तो एनपीए की दिक्कत जो है एक बार फिर उभरती दिख रही है। क्या हाँ हम जी। पुराने दौर में वापस तो नहीं लौट जाएंगे जहाँ पे हाँ जी, तो आपने एनपीएस बिल्कुल रहते सही हैं? बोला। तो कोविड के बाद क्या होता, गधे गधे और घोड़े में फर्क लोग भूल गए थे, राइट। सो मुझे बहुत गाली मिली 3 साल की, क्यों बेवकूफ़ की तरह HDFC बैंक में निवेश करते हो, कोई सा भी बैंक उठा लो, 25% पे उसकी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। एंड सही, जो लोग मुझे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। HDFC बैंक में महंगा वैल्यूएशन पे क्या फ़ायदा इन्वेस्ट करके, अगर
कोई फालतू बैंक जिसको क्रेडिट अंडर राइटिंग का कोई अता पता नहीं है, उसकी भी 25% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। बट जैसे जैसे इकोनॉमी में टाइटनेस आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, गधे और घोड़ों में फर्क नज़र आ रहा है। सो HDFC बैंक की क्रेडिट क्वालिटी बरकरार है, और जैसे आप बोल रहे हो दूसरे लेंडर्स में, नॉट जस्ट बैंक्स, नॉन बैंक्स में भी टेंडर्स या। दिक्कतें आ रही है। मेरे ख्याल से ये शुरुआत है, अगले 4-5 क्वार्टर में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं वीक लेंडर्स को, बिकॉज एज आई सेड रोजगार का जो पूरा माहौल है, जी। रोजगार का माहौल आई थिंक बिगड़ गया है। एंड इंडियन हाउस होल्ड ने दबा के बोरोइंग की है कोविड के बाद, छुट्टियां की हैं पैसे बोरो करके, फ़ोन तो खरीदे ही हैं पैसे बोरो करके, गाड़ी, घर। बिगर हाउसेस। हाँ जी, तो सबने दबा के पैसे लिए हैं, और अब जब रोजगार पाना मुश्किल हो जाएगा, वो कर्जा रीपे करना मुश्किल हो जाएगा, तो आई थिंक क्रेडिट क्वालिटी का एक टफ दौर शुरू हुआ है। इससे जो हाई क्वालिटी लेंडर्स हैं उनको उनका फ़ायदा होगा, इन द सेंस उनकी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती रहेगी, उनका धंधा आगे बढ़ता रहेगा। बाकी लोग अभी जूझेंगे, जिंदा रहने का प्रयास करेंगे। तो टैरिफ्स पे अभी तक हमको कुछ सुनने को नहीं मिला, हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं। अगस्त फर्स्ट का डेट बहुत ही नजदीक है। आईटी स्पेस के जो अर्निंग्स आई वो भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग ही रही, एक्सेप्ट फॉर इन्फोसिस जहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक थी। आउटलुक उतना कुछ कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने को नहीं मिला, ना ही कॉन कॉल्स में सुनने को मिला। हालांकि ऑर्डर पाइपलाइन इज स्टिल buoyant. आईटी एज अ स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, क्या कॉन्ट्रा बेट बन सकता है? हाँ जी, सब आईटी में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि आईटी में गणित बहुत सिंपल है। जो भी इंडिया के बड़े आईटी कंपनीज है वो भारी पैमाने में लोगों को निकालेंगे और कम लोगों से ज़्यादा काम करवाएंगे, बिकॉज एआई उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, राइट। जैसे कि गूगल ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, करीबन 35 से 40% कोडिंग गूगल अब एआई के द्वारा करता है। सो नॉट जस्ट इन इंडिया, यूएस में भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट लेयर आफ्टर लेयर ऑफ सैकिंग्स कर रहे हैं, बिकॉज उनको इंसान की उतनी ज़रूरत नहीं रही कोडिंग करने के लिए जो पहले थी। सो ये सेम सिचुएशन इंडिया में रेप्लिकेट होगा। आईटी कंपनीज के रेवेन्यू में कुछ उतनी कटौती नहीं होगी, इनफैक्ट रेवेन्यू तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन उनके खर्चे घट जाएंगे, एंड देयरफॉर उनका प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड करेगा। आई थिंक आईटी रीजनेबली इजी टू सी है। अगर यूएस में आईटी स्पेंड की रिकवरी आ गई, जिसकी मुझे उम्मीद है आएगी, आई थिंक अगले 12 महीने में, ट्रम्प जी का जो चीखना चिल्लाना था, उसका जो स्ट्रेस था वो घट रहा है। यूएस यूएस सीईओ सीटीओज में समझ आ रहा है उनको कि ट्रम्पियन वर्ल्ड में कैसे ऑपरेट करना है। दे आर टेकिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हर एक ट्वीट, हर एक रोज रोज का जो बड़ा बड़ा सेंसेशनलिस्ट घोषणा होती है। सो जैसे जैसे सीटीओज और सीओओज यूएस में और सीईओज खर्चा करना शुरू करेंगे, इंडियन आईटी की टॉप लाइन फिर से अच्छी तरह बढ़ने लगेगी और खर्चा उनका घट जाएगा। तो सोने पे सुहागा, मार्जिन भी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी। वो आई थिंक आईटी पे उतना डिफिकल्टी नहीं है समझना। अब आते हैं आपके सवाल पे ऑन टैरिफ्स, राइट। तो जहाँ जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, जो मेहनत भारत सरकार कर रही है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसका फल मिलेगा, राइट। अमेरिका क्लियरली वांट्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। जहाँ तक दिख रहा है, अमेरिका 3 स्पेसिफिक सेक्टर्स में अपनी डिपेंडेंस चाइना पे घटाना चाहती है। एक तो दवाई और केमिकल्स, मानिए इर्द गिर्द के सेक्टर हैं दवाई और केमिकल्स। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, पूरा आईफोन जिसका एक प्रतीक है, बट आईफोन से भी आगे पीछे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्रॉड एक सेक्टर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स। और दूसरा तीसरा है ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स, राइट। तो इन 3 सेक्टर्स में इंडिया को अच्छी डील मिलेगी। आई थिंक हमको द एबिलिटी टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका विद आइदर लो और नो टैरिफ्स मिलेगा, और क्लियरली आई थिंक जो डील इंडिया फोड़ेगी उससे इंडिया को चाइना के मुकाबले थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, राइट। हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं चाइना के मुकाबले, बट अमेरिका उसको न्यूट्रलाइज कर देगा बाय पुटिंग टैरिफ्स ऑन चाइनाज एक्सपोर्ट्स एंड पुटिंग मच लोअर और जीरो टैरिफ्स ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। इसके बदले में जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, अमेरिका का प्रयास है कि उनका जो पोल्ट्री है, उनका जो डेयरी है, उनका जो सोयाबीन है, वो सारा हमारे देश में आए, आइदर एट जीरो टैरिफ्स और एट लो टैरिफ्स। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट और हमारे उनके गवर्नमेंट के बीच में कशमकश चल रही है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की प्रयास कर रही है। बट कहीं ना कहीं तो डील फोड़ा जाएगा, एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी रहेगी। यूके वाला डील भी कुछ बुरा नहीं है, यूके वाले डील में भी कुछ फायदे रहेंगे। सो जी। इंक्रीमेंटली यूके, यूएस, ईयू वाले जो ट्रेड डील्स इंडिया साइन करेगी,
उससे इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। बट वो आते आते सपोर्ट आते आते आई थिंक 2 years हैंस हो जाएगा। अगर डील्स अब साइन हो रही है, इसका इकोनॉमिक फायदा आते आते 2 साल लग जाएगा। फिर आरबीआई ने तो अपना थोड़ा बहुत काम कर दिया है। 100 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट नेगेटिविटी, सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट का आपने आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में और स्टिमुलस जो सरकार की तरफ से भी मिल सकता है, और आरबीआई भी और इंटरेस्ट रेट नेगेटिविटी करेगी। लेकिन अभी तक जितना भी कदम आरबीआई ने उठाए हैं, उससे ना डिमांड में इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, ना ही हम्म। प्राइवेट केपेक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अ, इस सबको देखते हुए आपके जीडीपी के अनुमान क्या है फॉर FY 26? देखिए, मैं जीडीपी में उतना गौर नहीं करता, मुझे अर्निंग्स पे फोकस है, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट का निवेशक हूँ। जैसे हमारा, मुझे दिख रहा नहीं, कुछ अर्निंग्स रिकवरी दिख नहीं रही है। ओके। बिकॉज कंजम्पशन में कैसे बढ़त आएगी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतना डेट है हाउस होल्ड्स का, इतना कर्जा है। नौकरी का माहौल श्रिंक हो रहा है, जॉब्स आर श्रिंकिंग। तो जितना भी क्रेडिट बांट लो आप, अगर लोगों की कर्जा ऊपर आ गई है और नौकरी नहीं है, तो इंसान कितना और खर्चा करेगा। सो सो अर्निंग्स ग्रोथ का माहौल मुझे लग रहा है ये वाला फिस्कल तो लो सिंगल डिजिट्स में ही चलता रहेगा। अगले साल देखेंगे, जब तक जाहिर है जब तक कंजम्पशन में पिकअप नहीं आती, तब तक कैपेक्स में पिकअप नहीं आएगी। क्यों कोई प्रमोटर फैक्ट्री क्यों लगाएगा अगर अंडरलाइंग डिमांड ही ठप है। पर ऐसे में एसेट एलोकेशन का नजरिया क्या होना चाहिए? हाउ टू हाँ जी, तो एलोकेट? दिस इज वेयर अमेरिका बिकम्स वेरी यूजफुल। सो दुनिया में दो ही मार्केट हैं, यूएसए और इंडिया, जो उन्होंने लास्ट 10 और 20 साल में डबल डिजिट डॉलर रिटर्न दिलाई है। राइट, तो डबल डिजिट डॉलर मतलब रुपीज में 14-15%। तो इंडिया और अमेरिका है। बट जो ब्यूटीफुल चीज़ है, जो निवेशकों के लिए बहुत फायदे की चीज़ है, कि इंडिया और अमेरिका में कोई तालमेल खास नहीं है। जब हमारी दिक्कतें होती है तब उनकी दिक्कतें नहीं होती है, जब उनकी दिक्कतें होती है हमारी दिक्कतें नहीं होती। राइट, जैसे आज का माहौल देखिए, वहाँ पे हर महीने अमेरिका 2 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहा है। जॉब मार्केट में इंसान नहीं मिल रहा वहाँ पे। अगर आप छोटे शहर में जाओ अमेरिका में, ना तो टैक्सी ड्राइवर मिलेगा, ना तो कोई खाना पकाने के लिए मिलेगा। ट्रक ड्राइवर को $2.5 लाख वेतन मिल रहा है वहाँ पे, वेज मिल रहा है। राइट, इंडिया में जॉब्स नहीं है। उल्टा भी होगा, कुछ सालों में इंडिया में जॉब्स का बूम चलेगा, वहाँ पे ठप हो जाएगा। सो बिकॉज ये दोनों इकोनॉमी अच्छा, दोनों स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देते हैं, बट इनमें तालमेल कम है। इनको डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे देखना चाहिए। सो अगर सिंपल रखें, मानिए 50-50%, आधा पैसा इंडियन मार्केट आधा पैसा यूएस मार्केट में कर दिया, तो आपको रात को चैन की नींद भी आएगी और आपकी कंपाउंडिंग में कोई त्रुटि नहीं आएगी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंडिया में लगाएंगे तो बेस्ट होगा, वैसा नहीं है। आंकड़ा दिखाता है कि अमेरिकन मार्केट इंडिया से एक्चुअली बेहतर प्रदर्शन दिखाया है लास्ट 10 साल में। आज के डेट में हमारे स्मॉल एंड मिड कैप्स इंडिया में महंगे हैं, अमेरिकन स्मॉल एंड मिड कैप सस्ते हैं। एंड देयरफॉर लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन वुड बी, इंडिया में आप कुछ पैसे टेक इट ऑफ द टेबल एंड पुट इट इन यूएस स्मॉल एंड मिड कैप्स, जिसके आपकी कंपाउंडिंग का सिलसिला बरकरार रहे, रादर देन गेटिंग हैमर्ड बाय अ करेक्शन बैक होम। सो हम ये वाला जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये निवेशकों के लिए हम बिल्कुल सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके देते हैं। अगर कोई हमको plan.marcellus.in में ईमेल करे, plan.marcellus.in एक साइट है, वहाँ पे जाकर अगर आप आपको ईमेल करें, ये वाला चीज़ हम लोगों को समझा देते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत लाभदायक है। डाइवर्सिफाई कर लीजिए। आपने मेहनत के पैसे आपने कमाए हैं इस बुल रन में, उसको गंवाइए मत, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट। सर, आप प्योरली इक्विटीज में है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी गोल्ड और सिल्वर पे आपका कोई व्यू बन रहा है इसमें? हाँ जी, देखिए, अगर अगर गोल्ड, इंडियन इक्विटीज, अमेरिकन इक्विटीज, मानिए 1/3 1/3 1/3 कर लेते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बनती है। लेकिन आज की डेट में जब गोल्ड चढ़ चुका है, तो आज की डेट में मैं बोलूँगा नहीं करना चाहिए। राइट, गोल्ड में भी उतार चढ़ाव आते हैं, जस्ट जस्ट लाइक निफ्टी, गोल्ड में भी उतार चढ़ाव आते हैं। सो आज की डेट में जब अमेरिकन स्मॉल एंड मिड कैप सस्ता है, उसमें डाइवर्सिफाई कीजिए। जब गोल्ड सस्ता होगा, बेशक उसमें भी डाइवर्सिफाई कीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 1/3 गोल्ड, 1/3 यूएस इक्विटीज, 1/3 निफ्टी, 1/3 इंडियन इक्विटीज, आपको करीबन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देती हैं 14-15%, विथ मच लेस वॉलेटिलिटी देन द निफ्टी इटसेल्फ। तो आपको इक्विटी जैसी कमाई भी मिलती है, और रात को गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे चैन की नींद भी मिलती है। तो इसको कहते हैं फाइनेंस में फ्री लंच। आपका रिटर्न भी ऊपर गया, आपकी रिस्क, आपका वॉलेटिलिटी कम हो गया, और आपको देयरफॉर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, आपको फ्री लंच मिल गया। राइट, तो फ्री लंच हो या फ्री ब्रेकफास्ट हो, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन अहम है। हमारे देश में काफ़ी लोगों को लगता है कि एसेट एलोकेशन मतलब 6 स्मॉल कैप फंड ले लो
और जी। 2-3 स्मॉल कैप पीएमएस ले लो, उसको एसेट एलोकेशन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं डोपामीन की खोज। आपने एक स्मॉल कैप फंड में कमा लिया तो अब क्या करना, और एक स्मॉल कैप लो, या आपने नोएडा में एक फ्लैट खरीद के कमा लिया तो और दो ले लो। सो इससे डोपामीन होता है, स्टिमुलस मिलती है, बट जिंदगी में टेंशन काफी होती है। सर काफी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप मार्केट्स को उभरता नहीं देखते हैं अगले 1 से 1.5 साल में। तो आपको लगता है क्योंकि नौकरियां जारी है, तो अभी तक तो डीआईआई हमारे मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एसआईपीस में भी कहीं कहीं ना कहीं हाँ जी, एक टूटेगा। प्लेट्यू बनेगा या हाँ जी, या बिल्कुल यस। सेम पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी। कोई भी चीज़ सीधा यस। कतार में ऊपर जाती नहीं है। हाँ। इंडियन मार्केट का ट्रेजेक्टरी लॉन्ग टर्म में ऊपर रहेगा, बट उस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ऑसिलेशन रहेगी। सो उस ऑसिलेशन के एक हाई पॉइंट पे है, जैसे जैसे रोजगार के माध्यम पे हिट आती है, जैसे जैसे रोजगार रोजगार के माध्यम घटते हैं, तो वैसे वैसे जाहिर है एसआईपी पे भी प्रेशर आएगा। एंड देन फिर से और एक एम्प्लॉयमेंट की लहर आएगी, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा गिग इकोनॉमी का लहर आएगा, जहाँ पे मीडिया में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, आईटी में हमारे जैसे लोग सब री इन्वेंट करेंगे अपने आप को, बट एज गिग वर्कर्स, राइट। जो ब्लू कॉलर के संदर्भ में हुआ है लास्ट 5 साल में, ब्लू कॉलर का भी गिग बन गया, राइट। पहले के ज़माने की जी। तरह ब्लू कॉलर वर्क नहीं रहा, तो आई थिंक वाइट कॉलर भी गिग बन जाएगा। एंड एंड जैसे कि ब्लू कॉलर वर्कर्स को हर 2-3 महीने, 6 महीने रोजगार मिलता है, फिर उनको और कुछ करना पड़ता है। आई थिंक वाइट कॉलर में भी उसी प्रकार का गिग वर्क का एक बुरा माहौल बन जाएगा। कोई अगर मानिए बॉट ट्रेनर बन गया, बॉट ट्रेनर्स की आज इंडिया में बहुत शॉर्टेज है। वो इंसान जो बॉट को ट्रेन कर सके, आई थिंक हर हर रोज मुझे Naukri.com में करीबन 5,000 वैकेंसी दिखते हैं। तो बॉट ट्रेनर्स का एक विशाल सा इंडस्ट्री बनेगा। बट एक बार मानिए मार्सलस के लिए आपने सौरभ मुखर्जी बॉट बना दिया, तो फिर मार्सलस बोलेगी चले अब चलता बनिए, एंड देन यू विल गो टू सम अदर फर्म एंड क्रिएट अ गीतू बॉट फॉर दैट फर्म, राइट। तो फिर ऐसे स्पेशलाइज बॉट ट्रेनर्स बन जाएंगे जो हमारे जैसे आप जैसे इंसान को बॉट में तब्दील कर देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर, थैंक यू गीतू, थैंक यू, टेक केयर।